ये हमारे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का फंक्शन क्या होता है। बेसिकली हम पहले शुरू में बेसिक से आपकी तरफ जाएंगे और जो हमारे CSI नेट में जिस टॉपिक पर क्वेश्चन बने हैं उसे देखेंगे। ज़्यादा डिटेल में हम जा नहीं सकते क्योंकि अननेसेसरी कोर्स हमारा बड़ा हो जाएगा। यदि आपको बेसिक क्लियर करने हैं तो आप अपनी टेक्स्ट बुक्स या नॉर्मली आपके बेसिक क्लियर होंगे तो हम वहाँ पर भी कर सकते हैं। कोशिश करूँगा मैं आपको बेसिक से एडवांस की तरफ ले जा सकूँ। फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में होता क्या है, हमारा एक फंक्शन ऑफ होता है एफ जेड, जिसमें यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या होती है x प्लस आई वाई, और यहाँ पर एक फंक्शन होता है हमारा ux और एक होता है आयोडा bx। ये हमारा ux जो है x और y दोनों की फॉर्म में होता है, सिमिलरली v हमारा x और y दोनों की फॉर्म में होता है। ठीक, तो हमारा जो ux y है इसे तो हम बोलते हैं रियल नंबर, क्योंकि v हमारा आयोटा के साथ आ रहा है इमेजरी नंबर के साथ, तो v हमारा इमेजरी पार्ट होगा किसी भी फंक्शन का, कॉम्प्लेक्स फंक्शन का। जैसे बात कर लेते हैं हम एफ जेड की, तो एफ जेड में ई जेड होगा, जेड की वैल्यू रख देंगे ई एक्स प्लस आयोडा वाई, तो ई एक्स हमारा एक साथ हो जाएगा, और ई की पावर आयोडा वाई हमारा होता क्या है कोस वाई प्लस साइन वाई, आयोडा साइन वाई, यही होता है हमारा। तो इसका हम ई की पावर आई वाई की जगह हम ये पुट कर देंगे, तो ये हमारा जो ये पार्ट आएगा वो तो रियल पार्ट बन जाएगा, और जो हमारा ये पार्ट आएगा ये वाला पार्ट ये हमारा इमेजरी बन जाएगा क्योंकि इसमें इमेजरी नंबर इंक्लूड है। नेक्स्ट हमारा लिमिट ऑफ द फंक्शन, एफ हमारा इज सेट टू बी द लिमिट एच जेड टेंड टू जेड जीरो। हम इसे राइट किस तरीके से कर सकते हैं, लिमिट जेड टेंड टू जेड जीरो एफ जेड इक्वल टू एल। तो हमारा होगा क्या बेसिकली, लिमिट जेड अपॉन मोड जेड, हमारा लिमिट जेड टेंड टू जीरो पे यदि हमें चेक करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जेड की जगह जब भी हमें किसी भी पॉइंट की लिमिट निकालनी होगी तो हम सबसे पहले जेड को एक्स और वाई की फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि जेड की वैल्यू क्या होती है एक्स प्लस आयोडा वाई, और मोड जेड की वैल्यू क्या होती है, मैग्नीट्यूड हमारा क्या होता है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ये हमारा इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे सिंपली, क्योंकि ये एक्स इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू जीरो से पास हो रहा है, यानी कि जीरो जीरो से पास हो रहा है, तो हम एक ऐसा कर्व लेंगे जो जीरो जीरो से पास हो रहा होगा, वो क्या होता है वाई इक्वल टू हमारा एम एक्स। ठीक, अब वाई की जगह हम यहाँ पे एम एक्स पुट कर देंगे। जैसे हम वाई की जगह एम एक्स पुट करेंगे तो यहाँ पे एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर क्योंकि रूट में तो एक्स बाहर आ जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर कॉमन आउट हो चुका है तो खाली एम स्क्वायर आएगा। ठीक, अब क्योंकि लिमिट हमारी खाली जो फंक्शन है एक्स में बदल चुका है और हम केवल एक्स की लिमिट लेंगे, तो एक्स टेंड टू जीरो। जैसे एक्स टेंड टू जीरो पे हम इसकी वैल्यू चेक करेंगे और वो हमारी एक यूनिक वैल्यू आ जाए, क्योंकि जैसे हम एक्स टेंड टू जीरो यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारे इस फंक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, एम पर कर रहा है। और यदि हमारी और एम की अदर एम हमारा क्या होता है स्लोप, स्लोप तो हमारा एंगल चेंज होता रहता है, स्लोप से मतलब क्या होता है हमारा एंगल ही होता है बेसिकली, और एंगल हमारा टाइम टू टाइम चेंज होता है, यानी कि यहाँ पे इसकी एक यूनिक वैल्यू नहीं मिलेगी। तो हमारा एक रिजल्ट निकलता है, जब भी कभी हमारी लिमिट एम पर डिपेंड करती है तो हमारी वहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस फंक्शन के लिए जेड टेंड टू जीरो पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, और यदि ये कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाती तो लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर जाती। क्यों एग्जिस्ट नहीं करी, क्योंकि एम पे डिपेंड कर रही है, और एम हमारा स्लोप होता है यानी कि एंगल, और एंगल हमारा टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, यानी कि इसकी एक से ज़्यादा लिमिट मिलेगी, हर पॉइंट पर अलग अलग लिमिट मिलती जाएगी, कोई यूनिक लिमिट नहीं मिलेगी। यूनिक लिमिट ना होने की वजह से इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब बात करते हैं कंटिन्यूटी की। कंटिन्यूटी बेसिकली होता क्या है कि हम किसी भी, जैसे कि हमने रियल एनालिसिस में पढ़ा था, हम बेसिकली करते क्या है, किसी भी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें और राइट हैंड लिमिट निकालें, वो आपस में इक्वल आ जाए, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल आ जाए, सॉरी यहाँ पे एल एच एल इक्वल टू आर एच एल आ जाए, तो हमारी क्या होता है लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है, यही तो होता है। पर यदि एल एच एल इक्वल टू आर एच एल के साथ साथ यदि जो जैसे हमें फंक्शन जेड टेंड टू ए दे रखा है उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी हमारी इन दोनों लिमिट के इक्वल आ जाए, तो हमारी लिमिट क्या होता है, वो फंक्शन क्या होता है कंटिन्यूअस होता है। तो इसी तरीके से हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। हाल तो ये तो हमारा हो गया बेसिक तरीका, जो कि हम शुरू से 12th लेवल से पढ़ते आ रहे हैं कंटिन्यूटी चेक करने का। अब यदि हमारे पे क्वेश्चन शॉर्ट में करना चाहें उसे हम किस तरीके से कर सकते हैं। शॉर्ट में करने का तरीका सिंपल होता है, क्योंकि z इक्वल टू जीरो पे हमारा जीरो दे रखा है, यानी कि f जीरो की वैल्यू हमें गिवन है, यानी कि f a की वैल्यू। अब सिंपली हमें लिमिट चेक करनी है, लिमिट क्या आएगी। लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट z टेंड टू जीरो z आर जेड रियल पार्ट ऑफ z अपॉन मोड z। रियल पार्ट ऑफ z हमारा क्या होता है, पहले z क्या होता है x प्लस आयोडा वाई, यही होता है हमारा। रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा, खाली x, इमेजरी पार्ट y होता है क्योंकि हमारा हमने ऊपर देखा भी था। और हमारा ये क्या होगा, मोड जेड की वैल्यू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जैसे हम इस वैल्यू में जैसे हमने जेड की जगह एक्स प्लस आयोडा वाई रख दिया तो लिमिट क्या चेंज हो गई, एक्स टेंड टू जीरो और वाई टेंड टू जीरो, ये इसमें चेंज हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि यह हमारा जीरो जीरो से पास हो रहा है तो एक ऐसा कर्व लेंगे जो हमारा जीरो जीरो से पास हो, वो क्या होता है हमारा वाई इक्वल टू एम एक्स, जनरली हम यही ले लेते हैं। तो वाई इक्वल टू जैसे हम एम एक्स लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक्स की जगह एक्स रहेगा, वाई की जगह एम एक्स आ जाएगा, तो जैसे एक्स की मल्टीप्लाई अंदर होगी यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर आई एम एक्स स्क्वायर होगा, एक्स अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और जैसे एक्स को हम यहाँ से भी कॉमन लेंगे, यानी कि यहाँ से, तो ये बाहर रूट है क्योंकि एक्स बन के बाहर निकलेगा। अब क्योंकि एक्स बनकर बाहर निकलेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे ऊपर एक एक्स कॉमन रह जाएगा, ये क्या बचेगा 1 प्लस आयोडा
एम, खाली एम का स्क्वायर नहीं है, एम अपॉन यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। अब होगा क्या, जैसे हम एक्स से एक्स काट देंगे एक एक्स बच जाएगा, और लिमिट एक्स टेंड टू जीरो रखेंगे तो जीरो इंटू समथिंग कुछ भी क्या होता है हमारा जीरो होता है, तो यानी कि इसकी लिमिट फाइनाइट आ रही है। और हमारी फंक्शन की वैल्यू पर, इस पॉइंट पर हमारी फंक्शन की वैल्यू भी जीरो है, लिमिट भी जीरो है, यानी कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होगा एट द पॉइंट जीरो। तो इस तरीके से हम कंटिन्यूटी को चेक करते हैं। अब बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी के भी हमारी एक ट्रिक होगी उसमें, लेकिन हम बेसिक क्या चेक करते हैं, जब भी हमें कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल दे रखा हो तो हम रियल एनालिसिस में किस तरीके से चेक करते हैं कि एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, यही तो होता है हमारा। अब हमारा एच किसकी जगह आता है, यदि हम एक्स माइनस एक्स नोट इक्वल टू क्या रख दें, एच कर दें, तो हमारा बेसिकली यही तो होता है। तो हमारा ये एच इधर आ जाता है, एक्स प्लस एच इक्वल टू एक्स नोट, यही हो जाता है, यही हमारा यहाँ पे पुट हो जाता है। तो हम सिंपली करेंगे क्या, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, कॉम्प्लेक्स नंबर में जेड होता है, तो एफ जेड माइनस एफ जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट, ये हम फॉर्मूला रख लेंगे। एफ जेड क्या हमारा कोई फंक्शन है जो जेड के रूप में है, एफ जेड नोट क्या फंक्शन की जिस पॉइंट पर वैल्यू है वो, अपॉन जेड हमारा एक जेड ही है, मतलब जैसे जेड होता है माइनस जीरो हमारी जो कोई जेड जीरो हमारा क्या पॉइंट, सिंपली जो भी हमें पॉइंट गिवन होगा, जैसे कहीं हमें जीरो गिवन होगा जेड इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे जेड नोट की वैल्यू जीरो आ जाएगी और एफ जीरो होगा, यानी कि जेड नोट इक्वल जेड की वैल्यू जो जीरो है तो फंक्शन की वैल्यू क्या वो यहाँ पे वो आ जाएगी। तो सिंपली हम यही करेंगे, जैसे फंक्शन हमारा क्या है एफ जेड इक्वल टू जेड जेड बार, जेड इंटू जेड बार है, या हम फंक्शन को मोड जेड का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है जेड इंटू जेड बार, तो हम इसमें सिंपली करेंगे क्या एफ जेड की वैल्यू क्या है जेड इंटू जेड बार माइनस एफ जेड नोट, यानी कि एफ जेड जीरो, यानी कि एफ जीरो की वैल्यू जेड की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो आ जाएगा, यानी कि जीरो अपॉन जेड माइनस जेड जीरो यानी कि पॉइंट क्या है जीरो है, तो ये जीरो आ गया। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी जेड अपॉन जेड बार अपॉन जेड, जेड से जेड कैंसिल हो गया हमारा, तो हमारा लिमिट जेड टेंड टू जीरो पे जेड बार आ जाएगा, जो कि हम लिमिट पुट करेंगे इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे जीरो के, क्योंकि अब हमारी लिमिट फंक्शन पे पॉइंट की वैल्यू क्या है एफ जीरो इक्वल टू जीरो है। अब यहाँ पे गिवन तो नहीं है फंक्शन में पॉइंट की वैल्यू, पर हम निकाल सकते हैं कैसे, हम इस फंक्शन में जेड इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है जीरो, और हमारी लिमिट भी जेड टेंड टू जीरो पे क्या आ रही है जीरो, क्योंकि ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो हमारे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। डिफरेंशिएबल में सिंपली हम करते क्या है एफ जेड माइनस एफ जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट, और जब हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो कंटिन्यूटी में हम सिंपली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड, यानी कि जो हमारी लिमिट है वो हमारे फंक्शन के इक्वल होनी चाहिए, बेसिकली हम ये समझ सकते हैं शॉर्ट में। यदि मैं उसे बार बार डिटेल में रिपीट करूंगा इससे तो अच्छा आप रियल एनालिसिस में बेटर जो लेक्चर है उसमें समझ पाएंगे। अब बात करते हैं सी आर इक्वेशन, ये वो हमारी होती है कोची रीमान इक्वेशन, मैंने शॉर्ट में लिख रखा है जिससे आप सी आर कोची रीमान इक्वेशन तो सभी को पता होता है, लेकिन सी आर इक्वेशन कई बार इंसान डाउट में आ जाता है। तो सी आर इक्वेशन हमारी एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई और वी हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसकी कब ये सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि इसकी सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करने के लिए हमारा क्या होना जरूरी है, डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई होना चाहिए। एक तो हमारा कि हमारा यू और वी कॉम्प्लेक्स में दो होते हैं, तो हमारा मतलब क्या है यू एक्स की वैल्यू इक्वल टू होनी चाहिए वी वाई के, यानी कि यू का हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें और वी का वाई के रेस्पेक्ट में करें, तो ये आपस में यदि इक्वल आ जाए, प्लस सेकंड कंडीशन भी होल्ड होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या होती है डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, मतलब यू वाई इक्वल टू हमारा क्या आ जाए माइनस वी एक्स। हमारा सिंपली क्या हो जाए कि हमारा जो यू वाई है डेल यू का हम y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करें और हम v का x के रेस्पेक्ट में करें, वो v के जो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आया है उसका यदि हम उसके साथ माइनस ले लें वो इक्वल टू किसके आ जाए डेल यू बाई डेल वाई के, तो ये हमारा कोची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई कर देता है। बेसिकली हमारा होता क्या है यू एक्स इक्वल टू वी वाई होना चाहिए एंड यू वाई इक्वल टू माइनस का वी एक्स होना चाहिए। तो इस तरीके से हम कोची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं ये चेक कर सकते हैं। बात करते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ सी आर इक्वेशन, कि हमारे यदि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दे रखी है सी आर इक्वेशन कैसे होगी। बेसिकली इसका मतलब क्या है, यदि हमें किसी फंक्शन का कोची रीमान इक्वेशन पता करनी है कि ये सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा या नहीं, और वो फंक्शन हमारे जेड के साथ साथ जेड बार की फॉर्म में हो, यदि बार अवेलेबल नहीं है फंक्शन में तो हम इस फॉर्मूले को नहीं अप्लाई कर सकते, और यदि बार अवेलेबल है तो हम जरूरी नहीं कि हम ये वाली सिचुएशन को सेटिस्फाई करें। ये रूल हमारा क्या बताता है कि डेल एफ बाई डेल जेड बार हम निकालें और जेड इक्वल टू जीरो पे जेड का जो पॉइंट आएगा वो हमारा उस पॉइंट पे हमारा फंक्शन क्या होगा डिफरेंशिएबल होगा। कोची रीमान इक्वेशन भी ये बताती है कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होगा, ये हमारा हर एक पॉइंट पर बता देगा। लेकिन यदि हमारा जेड बार आ जाए तो उसके लिए हम ये भी अप्लाई कर सकते हैं जो कि थोड़ा लेंदी हो जाता है एज कंपेयर दिस। तो मैं ये बोलना चाहूंगा यदि कहीं भी आपको फंक्शन जेड बार की फॉर्म में दे रखा हो तो हम इसे अप्लाई करेंगे और इससे हेल्प से पता कर लेंगे किस पॉइंट पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। सिंपली हम करेंगे क्या डेल एफ बाई डेल जेड बार इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, जिस भी पॉइंट जीरो पर हमारे फंक्शन की पॉइंट जेड की वैल्यू आएगी उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। अब ये कुछ कंडीशन है
ये डिफरेंशिएबल, यदि कोई फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस भी होगा, और यदि वो कंटिन्यूस है तो जरूरी नहीं वो डिफरेंशिएबल भी हो, यानी कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। कन्वर्स हमारा जरूरी नहीं है ट्रू हो सकता है वो डिफरेंशिएबल हो, पर उसके लिए हमें चेक करना होगा। मतलब क्या है, यदि कोई हम फंक्शन हमने चेक कर लिया वो डिफरेंशिएबल है तो हम डायरेक्ट कह देंगे वो हमारा कंटिन्यूस भी होगा, और यदि कोई फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है तो वो CR इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, CR यानी कि कोची रीमान इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक, और यदि हमारा कोई फंक्शन CR इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, कोची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई ही नहीं करता है, तो वो फंक्शन कभी भी हमारा डिफरेंशिएबल, जिस पॉइंट पर हम CR इक्वेशन चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पर कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। ये हमें याद रखना है कि डिफरेंशिएबल इंप्लाई CR इक्वेशन सेटिस्फाई, और यदि CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो बेसिकली CR इक्वेशन हमारी क्या बताती है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं। अब बात करें हम पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिफरेंशिएबल होगा या नहीं, उसके लिए हमारा होता है एनालिटिक या हार्मोनिक फंक्शन। एक एनालिटिक वर्ड होता है या होता है हमारा हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन की हेल्प से हमें पता लगता है कि वो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक होगा यानी कि डिफरेंशिएबल होगा या नहीं। पर यदि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो वहां पे हम हमेशा CR इक्वेशन का मेथड लगाते हैं। CR इक्वेशन हमारा हर जगह कामयाब है, पर यदि हमें ये वाला मेथड याद भी है और जेड बार की फॉर्म में हमारा क्वेश्चन है तो हम ये वाला मेथड से भी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हैं। जैसे इसका ही हमारा एग्जाम्पल आ गया ये। अब ये फंक्शन यदि हम देखें तो एक तो यहाँ पे डायरेक्ट हमारा जेड बार दिखाई दे रहा है और मोड जेड स्क्वायर है, इसे हम जेड इंटू जेड बार हम लिख ही लेते हैं क्योंकि ये हमारा फंक्शन किसमें जेड बार की फॉर्म में, तो हम इससे सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा इजीली हो जाएगा। इजी कैसे होगा वो मैं दिखाता हूँ। इसके बाद आपको CR इक्वेशन से आपको इसे खुद करना है कि आप इसे क्या करेंगे, सिंपली CR इक्वेशन से सेटिस्फाई करने के लिए जेड इक्वल टू हमारा x प्लस आयोडा वाई रख लेंगे, जो हमारी रियल नंबर है उसका ux के साथ डिफरेंशिएशन है, इमेजिनी जो आएगा उसका वी वाई के साथ। ये आप खुद करके देखेंगे, मैं इसकी ये वाली ट्रिक करके बता देता हूँ कि ये कैसे आसान बनाता है। तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, जेड इंटू जेड बार इंटू आई जेड बार प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, डेल एफ बाई डेल जेड बार एट द पॉइंट, किस पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, जेड टेंड टू 0 पर। तो जेड इक्वल टू 0 पर हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो हम जैसे इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन जेड बार के एस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, ये खाली जेड रह जाएगा, प्लस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये आई रह जाएगा खाली, और ये क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये इक्वल टू 0 हम क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू 0 भी करते हैं तो हमारा जेड इक्वल टू 0 हमें पता लग जाएगा किस पॉइंट पे ये जेड इक्वल टू 0, मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, क्वेश्चन सही लिखा था, यहाँ पे कोई मेंशन नहीं हुआ था। इस पॉइंट पर चेक करना, हमें पॉइंट पर चेक नहीं करना, यहाँ पे बताना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल किस चीज़ पर होगा। तो सॉरी फॉर डैट, ये जो मैंने बोला तो आप इसे सही कर लें कि यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं डिफरेंशिएबल किस पॉइंट पर होगा, बजाय हम चेक कर रहे हो कि ये डिफरेंशिएबल होगा या नहीं। ठीक, डिफरेंशिएबल होने ना होने के लिए हम CR इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं, पर हमें यहाँ पे पूछा क्या गया है, डिफरेंशिएबल एट हमारा किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा। तो यानी कि हम इक्वल टू 0 जैसे करेंगे, जेड इक्वल टू माइनस आई आ जाएगा, यानी कि माइनस आई पर हमारा पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक, नेक्स्ट है हमारा ये फंक्शन एफ जेड इक्वल टू मोड जेड स्क्वायर इज कंटिन्यूस एवरीवेयर बट नो वेयर डिफरेंशिएबल, कि हमारा ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हमें बताना है किस पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक, तो हम यदि डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए जेड इंटू जेड बार की फॉर्म में आ जाएगा ये, तो जेड इंटू जेड बार में हम क्या करते हैं, डेल एफ बाई डेल जेड से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड इक्वल टू 0 पे ये हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यानी कि किसी भी पॉइंट पर हमें डिफरेंशिएबिलिटी है या नहीं ये चेक करने के लिए यदि हमारा फंक्शन जेड बार की फॉर्म में हो तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले को लगा देते हैं, डेल एफ बाई डेल जेड बार इक्वल टू 0 जिस भी पॉइंट पर हो रहा है उस जेड पर हमारा फंक्शन हमें बता देगा कि डिफरेंशिएबल होगा या नहीं। तो यहाँ पर होगा क्या, एफ जेड इक्वल टू मोड जेड स्क्वायर इज कंटिन्यूस, हमें गिवन है कि ये कंटिन्यूस एवरीवेयर, हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूस है पूरे प्लेन पर बट नो वेयर डिफरेंशिएबल, कि किस पॉइंट पर ऐसा होगा कि वो कहीं भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो वो पॉइंट हमारा क्या है, जेड इक्वल टू 0। अब जेड इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, एक्स प्लस आयोडा वाई इक्वल टू 0, यानी कि 0 प्लस आयोडा 0, यानी कि एक्स इक्वल टू 0 और वाई इक्वल टू 0, यानी कि 0 यानी कि 0 एक्सेप्ट 0 के अलावा हमारा पॉइंट हर एक पॉइंट पर हमारा डिफरेंशिएबल होगा। ठीक, अब क्योंकि ये हमारा बी पार्ट का क्वेश्चन है तो इसमें एक ही ऑप्शन राइट होगा, तो अदर हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आप चेक करना चाहें तो जेड इक्वल टू 1 पे भी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हैं, और उसके लिए हम क्या करेंगे, CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा लेंगे। CR इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पे एक्स प्लस आयोडा वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो इसे हम ओपन करेंगे, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि आयोडा स्क्वायर माइनस 1 होता है, प्लस 2 आयोडा एक्स वाई। तो ये रियल पार्ट हो जाएगा, यानी कि u ये v के बराबर हो जाएगा हमारा, u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, v इक्वल टू हमारा 2xy हो जाएगा, ux इक्वल टू vy होना चाहिए, vy इक्वल टू हमारा माइनस ux होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे uy आएगा, uy इक्वल टू माइनस का vx होना चाहिए। तो हम इसे चेक कर लेंगे पॉइंट बाय पॉइंट पुट करके, तो हमारे यहाँ पे पता लग जाएगा।
अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है? इफ द सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u एंड v, यदि किसी फंक्शन का सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव u और v क्या है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, विद द रेस्पेक्ट ऑफ x और y, और x और y के रेस्पेक्ट में हम u और v का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, एंड आर कंटिन्यूस, यदि इसका हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव u और v का विद रेस्पेक्ट टू x और y कंटिन्यूस आ जाए, देन हमारा जो ये है कोई भी फंक्शन हमारा क्या होता है, हार्मोनिक फंक्शन होता है। कब? जब वो हमारी ये सिचुएशन सेटिस्फाई करे। सिचुएशन क्या है? डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हम किसके लिए चेक कर रहे हैं? रियल पार्ट के लिए। सिमिलरली हम इमेजिनरी पार्ट के लिए भी चेक कर सकते हैं, डेल स्क्वायर वी बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी बाई डेल वाई स्क्वायर। बेसिकली हमारा होता क्या है, रियल और इमेजिनरी पार्ट में से कोई भी हमारा फंक्शन यदि हार्मोनिक फंक्शन की सिचुएशन को सेटिस्फाई कर जाए, यानी कि उसका हम सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकालें विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई इसी वजह से बोल लेते, यू का हमने एक बार सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में निकाला, फिर वाई के रेस्पेक्ट में, और यदि हमें v गिवन है तो v का x के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकाला y के रेस्पेक्ट में, यदि दोनों का इनका आपस में समेशन 0 आ जाए तो हमारा फंक्शन क्या होता है? हार्मोनिक होता है। तो एग्जांपल क्या है? fz इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, तो हमारा फंक्शन होगा क्या? तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे आयोडा की फॉर्म में कोई फंक्शन नहीं है, यानी कि ये u गिवन है, u इक्वल टू हमारा क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जहाँ पे i आ जाए वो हमारा इमेजिनरी नंबर होता है i के साथ वाला। अब हम इसका क्या करेंगे? डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर चेक करेंगे प्लस डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर चेक करेंगे, और यदि ये इक्वल टू 0 आ जाए तो हमारे ये फंक्शन हार्मोनिक होगा, यानी कि एनालिटिक होगा। एनालिटिक की हम आगे बात करेंगे। एफ जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो हम एक्स का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो 2x आएगा, और दोबारा करेंगे तो खाली 2 रह जाएगा, माइनस y का हम एक बार करेंगे तो 2y आएगा, और y का गेन कर देंगे तो खाली 2 आ जाएगा, तो 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 आ गया। तो इस वजह से हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? हार्मोनिक हो जाएगा। अब बात करेंगे दूसरे फंक्शन की, एफ जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो, तो इसमें भी हम अगेन क्या करेंगे? एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे 2 बार, एफ का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे 2 बार एक्स के रेस्पेक्ट में और 2 बार वाई के रेस्पेक्ट में। यदि इन दोनों का समेशन इक्वल टू हमारा क्या आ जाए? 0 आ जाए तो हार्मोनिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हमने जैसे इसका करा तो 2x, और 2x किस में चेंज हो गया? 2 में, प्लस अब y का करेंगे तो 2y आएगा, और फिर y दोबारा करेंगे तो y भी कट जाएगा, 2 प्लस 2 इक्वल टू हमारा क्या आ गया? 4। तो यानी कि एफ जेड इज नॉट हार्मोनिक। अब हमारा क्वेश्चन है, लेट एफ सी टू सी विद द कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन गिवन बाय एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोडा वी वाई। तो ये सिंपली हमारा है क्या? एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोडा वी है हमारा, यही तो है फंक्शन हमारा। तो हमारा ये तो रियल पार्ट हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट। सपोज डेट वी एक्स वाई इक्वल टू 3x वाई स्क्वायर, ये हमें यहाँ पे क्या फंक्शन दे रखा है? v दे रखा है, यानी कि इमेजिनरी पार्ट दे रखा है। देन हमें बताना है कि फंक्शन हमारा हार्मोनिक होगा या नहीं। तो हम सिंपली बी पार्ट का तो एक ही ऑप्शन राइट होगा, तो हम इसमें करेंगे क्या? डेल स्क्वायर वी बाई डेल एक्स स्क्वायर चेक करेंगे, डेल स्क्वायर वी बाई डेल वाई स्क्वायर चेक करेंगे, इक्वल टू 0 आ जाए तो हमारा फंक्शन हार्मोनिक हो जाएगा। तो सबसे पहले डेल स्क्वायर वी बाई डेल एक्स स्क्वायर का हम पहले डेरिवेटिव करेंगे तो 3y स्क्वायर आ जाएगा। अब अगेन डेल बाई डेल एक्स बचेगा, एक और बार करना पड़ेगा क्योंकि एक और बार करेंगे एक्स का फंक्शन नहीं है, तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो फर्स्ट तो हमारा 0 आ गया, प्लस अब डेल स्क्वायर v बाई डेल वाई स्क्वायर करेंगे, डेल स्क्वायर v बाई डेल वाई स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट टाइम में तो 6xy हो जाएगा, और अगेन करेंगे तो ये हमारा 6x हो जाएगा। ठीक, तो हमारा ये 6x हो जाएगा। अब क्योंकि हमारा ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है 6x में, तो हमारा x हमारा 0 भी हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि ये x पे डिपेंड कर रहा है। नॉट इक्वल टू 0 हम पक्का नहीं कह सकते हर पॉइंट पे 0 होगा, तो इस वजह से f कैन नॉट बी हार्मोनिक ऑन कॉम्प्लेक्स c फॉर एनी वैल्यू ऑफ v, कि हम किसी भी वैल्यू v के लिए हम ये नहीं बोल सकते कि हमारा ये फंक्शन हार्मोनिक होगा। ये डिपेंड करेगा, यदि हमारा x इक्वल टू 0 है तो हार्मोनिक होगा, यदि x इक्वल टू कुछ और नंबर आ जाए तो ये हो सकता है हार्मोनिक हमारा, हो सकता होगा ही नहीं। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एफ हमारा सी टू सी बी द एनालिटिक फंक्शन सच दैट एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोडा वी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। हमें बताना कौन सा फॉलोइंग ट्रू होगा। हमें फंक्शन दे रखा है यू प्लस आयोडा वी की फॉर्म में, तो हमारा कोई भी फंक्शन एनालिटिक की मैं बात ही कर रखा था, यदि हमारा फंक्शन हार्मोनिक है देन हमारा फंक्शन एनालिटिक भी हो जाता है। एनालाइट और हार्मोनिक का मतलब ही सेम है। यदि कोई फंक्शन हमारा हार्मोनिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब क्या है कि वो पूरे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में डिफरेंशिएबल है, और यदि कोई फंक्शन हमारे पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिफरेंशिएबल है वो हमारा एनालिटिक फंक्शन होता है। तो एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ से आती है? हार्मोनिक से। और यदि कोई फंक्शन हमारा हार्मोनिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो हमारा वो एनालिटिक होगा। अब डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर, ये हमारा हार्मोनिक की सिचुएशन है, और ये हमें क्या पूछा गया है? एफ बी द एनालिटिक फंक्शन, क्योंकि ये एनालिटिक हार्मोनिक फंक्शन है तो एनालिटिक भी होगा, तो ये हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो हमें क्योंकि ट्रू ही पूछा गया है तो ये भी सही है। अब बात करें डेल स्क्वायर वी बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर वी बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये यदि हमें खाली इमेजरी फंक्शन दे रखा हो और हम इसे चेक करें तो हम डायरेक्ट बोल देते हैं फंक्शन हमारा हार्मोनिक फंक्शन है, और यदि हमारा फंक्शन हार्मोनिक है तो एनालिटिक भी होगा।
तो क्योंकि ये फंक्शन हमारा हार्मोनिक है, हार्मोनिक होने के बाद एनालिटिक भी है, तो ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। हमें यही पूछा गया है, हमारा कोई इनमें से ये चेक करना है कौन कौन से फंक्शन हमारे एनालिटिक होंगे, और एनालिटिक फंक्शन होने के हमारा हार्मोनिक फंक्शन होना जरूरी है। तो यही बात कर, चलो हम पहले इस क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई माइनस डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई इंटू डेल एक्स। तो ये वाला भी हमारा हार्मोनिक की सिचुएशन को सेटिस्फाई करता है और ये हमारा नहीं करता। ये आपको हमेशा याद रखना है। इसका हालांकि एक डेरिवेशन होता है जिसकी हमारी कोई खास नीड नहीं है, हम डायरेक्ट भी याद रख लेंगे, तो ये कभी कभी यूज होता है, तो हमें डायरेक्ट याद रखना है। डेल स्क्वायर यू का हम डेल एक्स और डेल वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करें और उसका माइनस कर दें, डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई डेल एक्स इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इस तरीके से हम ये हमारे ऑप्शन करेक्ट होंगे। मैं बताने क्या वाला था कि यदि हमारा फंक्शन इमेजिनरी फॉर्म दे रखी हो तो ये हार्मोनिक की हम यू के रेस्पेक्ट में हार्मोनिक चेक कर लेते हैं, और यदि हमारा इमेजिनरी पार्ट गिवन हो तो हम वी के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं, और रियल पार्ट गिवन हो तो हम यू के रेस्पेक्ट में हार्मोनिक फंक्शन चेक कर लेते हैं। और जो फंक्शन हमारा हार्मोनिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता होगा वो हमेशा हमारा एनालिटिक फंक्शन होगा। और सीआर इक्वेशन केवल हमें ये बताती है किस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, और हार्मोनिक इक्वेशन हमें ये बताती है कि क्या हमारा फंक्शन पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिफरेंशिएबल होगा या नहीं। तो ये हमारा हार्मोनिक फंक्शन और कोची-रीमान इक्वेशन में डिफरेंस होता है। ठीक, ये क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। तो यदि इस